हेलो जी, क्या हाल है आपके। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की कंप्लीट बायोलॉजी। और इसमें क्या होगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी कंप्लीट बायोलॉजी इसको कवर करते हैं इस वीडियो में। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? वेरियस फंक्शंस दैट आर कैरिड आउट बाय लिविंग बींग्स विच आर नेसेसरी टू मेंटेन एंड कंटिन्यू लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि किसी भी लिविंग को लिविंग रहने में जो प्रोसेस नेसेसरी होते हैं, जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, अगर ये प्रोसेस ना हो तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग नहीं कह सकते हैं। जैसे कि इसमें आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन। तो ये सब क्या होते हैं? ये हमारे लाइफ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड टू द inside of the body of living organism providing energy necessary to grow, development and other activities। अब क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है और उस फूड से जितने भी नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको गेन करता है और वो न्यूट्रिएंट्स उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर में उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं? बेसिकली न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, मीन्स इनऑर्गेनिक मैटर से जो अपना फूड बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। It is the mode of nutrition performed by green plants, some bacteria, etc. for manufacturing their own food from inorganic source। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक सोर्स से अपना फूड बना दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इनऑर्गेनिक से मेरा मतलब है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो इनटेक करते हैं और उन्हीं से अपना फूड बना रहे हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में एक आता है फोटोसिंथेसिस, जो कि हमारे प्लांट्स करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू लीव्स और वाटर को थ्रू रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें मिनरल्स भी होते हैं, और लीव्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इन दोनों से, ये दोनों हमारे इनऑर्गेनिक मैटर हैं और इन इनऑर्गेनिक मटेरियल से वो क्या करते हैं? वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से वो इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मींस बायोमोलिक्यूल में चेंज कर दे रहे हैं, जो होता है ग्लूकोज। यानी कि सीधी सी बात है, वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यानी फोटोन मींस लाइट, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस होना क्या होता है? हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम कि जो इसमें क्लोरोफिल है वो कहाँ होता है? तो वो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? दे आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आर प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ प्लांट। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट की लीव्स के अंदर होता है और ये क्या काम करता है? इसके पास क्लोरोफिल होती है और जो क्लोरोफिल है वो हेल्प करती है किसमें? फूड प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और कहाँ होता है? जो क्लोरोप्लास्ट है वो होता है स्टोमेटाज के अंदर। अब स्टोमेटाज क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। यानी कि लीव्स की सरफेस के ऊपर जो टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? स्टोमेटा हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं स्टोमेटा। और ये दो टाइप के होते हैं, क्लोज और ओपन। ये डिपेंड करता है कि लाइट आ रही है कि लाइट उन तक नहीं आ रही है, उसके अकॉर्डिंग स्टोमेटा क्लोज और स्टोमेटा ओपन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को इनटेक करते हैं, यानी कि कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को फीड अप करते हैं। जैसे इसमें आता है ह्यूमंस क्या? ह्यूमंस हो गया, काऊ हो गया, गोट हो गया, अमीबा हो गया, ये क्या करते हैं? ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? It is the mode of nutrition where complex molecules are taken in and broken into simpler form। यानी कि क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स को इनटेक करते हैं और उसको क्या करते हैं? सिंपल मोलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइट यानी कि वो जो किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें क्या होता है? इन दिस मोड द ऑर्गेनिज्म
ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी दे लाइव ऑन और इनसाइड, यानी कि वो उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और उससे ही अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे टिक्स हो गया, लाइस हो गया, कैस्कटा हो गया। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं पैरासाइट्स के। नेक्स्ट आता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, मशरूम हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अमीबा न्यूट्रिशन किस तरीके से करता है। अमीबा का न्यूट्रिशन बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि अमीबा के पास जो चलने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडियाज बोलते हैं। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडियाज मीन्स पैर, यानी कि जिनके पास फॉल्स फुट होते हैं। तो सूडोपोडियाज की हेल्प से जो अमीबा होता है फूड को ऑब्टेन करता है। तो ये कैसे करता है कि जो फूड ग्रेन्यूल होता है उसको सबसे पहले अमीबा सेंस करता है और जो सूडोपोडियाज होते हैं वो उस जो फूड ग्रेन्यूल है उसको कवर करते हैं। और कवर करने के साथ साथ क्या होता है कि वो फूड ग्रेन्यूल जो अमीबा है अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। ठीक है, जैसे ही वो अपनी बॉडी के अंदर लेता है तो वहाँ पे क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर। अब जो फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उस फूड ग्रेन्यूल को डाइजेस्ट करते हैं और उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन क्या होता है कि जो उससे जो फूड ग्रेन्यूल था तो वो पूरा का पूरा जब डाइजेस्ट हो जाता है तो जो बाकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो सेल से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन होता है किसके अंदर, अमीबा के अंदर। बात करते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही डेवलप होता है और इसमें क्या है कि डेवलप इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस के पास एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माउथ, फेरनेक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या है, ये हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। तो इसमें आते हैं कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ये पैनक्रियाज, लीवर, ये सभी हमारी क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो डिफरेंट एंजाइम्स को रिलीज करती हैं और जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड को ब्रेक डाउन करता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक एंड रिलीजेज पेप्सिन, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो स्टमक के वाल में प्रेजेंट होती है और क्या करती है। नेक्स्ट आता है स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है, माउथ के अंदर होती है और ये क्या सीक्रेट करती है, स्लाइवा, जिसके पास क्या होता है स्लाइवरी अमाइलेज होता है और स्लाइवरी अमाइलेज किस में हेल्प करता है, स्टार्च के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी दैट सीक्रेट्स बाइल जूस फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। यानी कि लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस को बनाता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और वो क्या काम करता है, वो इमल्सिफिकेशन करता है किसका, फैट का। नेक्स्ट पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज क्या काम करता है, इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग ट्राइप्सिन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। यानी कि उसके पास क्या होता है, उसके पास लाइपेज होता है जो फैट को ब्रेक डाउन करता है और जो हमारा ट्राइप्सिन होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। अब जो इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होते हैं वो क्या काम करती हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। अब वो क्या करते हैं, इंटेस्टिनल जूस को सीक्रेट करती है। अब ये इंटेस्टिनल जूस के अंदर क्या क्या होता है, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली convert the proteins to amino acids, complex carbohydrate into glucose and fat into fatty acids and glycerol। अब क्या होता है कि जो प्रोटीन की जो सिंपल यूनिट होती है जिससे प्रोटीन बनता है तो वो क्या होती हैं, अमाइनो एसिड होती हैं। अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है एंड फैट को वो किस में ब्रेक डाउन कर देता है, फैटी एसिड्स में। बात करते हैं रोल ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होती है उनके क्या रोल होते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यानी कि फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए वो सरफेस एरिया को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स
which takes the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for absorbing energy, for obtaining energy, building up new tissues and the repair of old tissues। अब ये सब काम कौन करता है? ये सब काम विलाई हेल्प करता है कि विलाई के थ्रू जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है वो वहाँ तक पहुँचती हैं और वो क्या करती है, वो उस फूड को लेके जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लेके जाती है हमारी कंप्लीट बॉडी पार्ट्स तक, जिनके थ्रू वहाँ पे रिपेयर, एनर्जी और बाकी सभी वर्क परफॉर्म होते हैं। बात करते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच फूड यानी कि ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, या फिर क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है उस और हमें एनर्जी मिलती है। तो ये दो टाइप का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है उसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फूड ब्रेक डाउन होता है उसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस होती है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। अब क्या होता है कि जो एरोबिक होता है, एरोबिक का जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट होता है और एनारोबिक का जो प्रोडक्ट होता है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे बात करते हैं जो हमारा फूड ब्रेकडाउन होता है उसके क्या क्या पाथवे होता है कि ग्लूकोज हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर पायरूवेट में टूट जाता है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस है, यानी कि अगर हम जैसे कि यीस्ट का यूज़ करते हैं तो क्या बनाता है वो? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। अगर ऑक्सीजन की कमी है, जो बेसिकली हमारी मसल्स के अंदर होता है जब हम रनिंग वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से हमें थकान फील होती है, मीन्स हमें थका हुआ महसूस होता है, क्यों? क्योंकि वो रिलीज़ करता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो क्या होता है कि वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में बनती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनती है, जो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है? द एनर्जी प्रोड्यूस इन प्लांट्स बाय रेस्पिरेशन इज यूटिलाइजिंग इन ग्रोथ एंड वेरियस लाइफ फंक्शंस। गैसेज एक्सचेंज इन रूट्स अकर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन द सोइल पार्टिकल्स टू द रूट्स। गैसेज एक्सचेंज इन स्टेम अकर थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द स्टेम कॉल्ड लेंटिकल्स। गैसेज एक्सचेंज इन लीव्स अकर थ्रू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा इनटू द सेल ऑफ द लीफ। अब क्या होता है कि ये जो प्लांट के अंदर डिफरेंट साइट पे डिफरेंट मेथड के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। जैसे जो रूट्स होते हैं, रूट्स के अंदर होता है डिफ्यूजन के थ्रू। जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन होता है लेंटिकल्स के थ्रू, जो स्मॉल पोर्स होते हैं। और जो स्टोमेटाज होते हैं वो लीफ के अंदर होते हैं, जो क्या करते हैं? गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है? इट में अकर थ्रू देयर स्किन और थ्रू स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के थ्रू या फिर उस स्किन के थ्रू क्या हो सकता है कि वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है? देखो, एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं? उनके पास गिल्स होते हैं, यानी कि जैसे फिश होती है, फिश क्या करती है? वो मुंह से पानी लेती है और वो गिल्स के थ्रू बाहर आ जाता है। अब क्या होता है, गिल्स के अंदर एक मैकेनिज्म परफॉर्म होता है जिसमें क्या होता है कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको एब्जॉर्ब कर ले जाता है बॉडी के अंदर। अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि एयर के कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर डिजोल्व, वो क्या होती है? कम होती है। इसीलिए उनका जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो हाई होता है। बात करते हैं रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। दीज ऑर्गेनिजम्स यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है? इन ह्यूमंस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स, यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर लंग्स होते हैं और लंग्स क्या करते हैं? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना और एक्सहेलेशन सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, कि वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को
रिलीज आउट करते हैं, तो ये क्या होता है, ये रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जो ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है। नोस्ट्रिल्स, फेनेक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोलाई एंड लंग्स। तो ये सभी पार्ट्स क्या होते हैं, ये सभी पार्ट होते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। बात करते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स क्या होते हैं, दीज आर द प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन द थोरेक कैविटी। जो थोरेक कैविटी होती है यानी जो चेस्ट वाली कैविटी होती है वहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और जो क्या काम करते हैं, वो काम करते हैं किसका, रेस्पिरेशन का, मीन्स ब्रीथिंग का। लंग्स के अंदर बहुत सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि मिलियंस स्ट्रक्चर होते हैं जो बैलून के जैसे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। और एल्वियोलाई क्या काम करता है, एल्वियोलाई के पास ब्लड वेसल्स वगैरह होती है जो क्या काम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द नेम ऑफ द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, यानी कि उस साइट का नाम लिखना है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो एल्वियोलाई, जो लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं रिब्स। रिब्स क्या होती है, इसको रिब केज भी बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे लंग्स और हार्ट का। नेक्स्ट आता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या काम करता है, डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जो हमारी थोरेक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी यानी कि चेस्ट को और जो हमारा स्टमक वगैरह होता है उनको सेपरेट करने का काम करता है, और ये मूवमेंट भी करता है जब हम ब्रीथिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होता है। देखिए, ब्लड है, ब्लड के पास क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है। जो आरबीसीज होती है, आरबीसीज के पास हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन आयरन मोलिक्यूल होता है। जो एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल क्या करता है, वन हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल को कैरी करता है, और 1 हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल 1 कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल को कैरी करता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने हीमोग्लोबिन, कितने ऑक्सीजन और कितने कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं। बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करते हैं। एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट चीज़ों का, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और कुछ एक्सक्रीशन के लिए जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और जितने भी हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो बॉडी से बाहर निकलते हैं वो सब किसके थ्रू होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। ब्लड क्या है, बेसिकली ब्लड है व्हीकल। व्हीकल मीन्स ब्लड हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एक तरीके से समझिएगा कि जो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज आ गए, ये आ गई रोड, मीन्स ये क्या हो गई, पाथवे हो गया। और ब्लड क्या हो गया, व्हीकल है जो उनके ऊपर चल रहा है, और उसके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको वो ट्रांसफ़र कर रहा है, और जिनके थ्रू वो ट्रांसफ़र कर रहा है किसी भी मटेरियल को हमारी बॉडी के अंदर। अब ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या क्या होती है, जैसे आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती है, और वो उनकी जो वाल होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है। जो वेन्स होती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो क्या करती है, वो ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, और वो क्या होती है, आर्टरी के कंपैरिजन में थिन वाल्ड होती हैं। बात करते हैं कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज बहुत छोटी होती हैं और स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं। ये वहाँ पे भी होती हैं जहाँ पे हमारा आर्टरीज और वेंस नहीं पहुँच पाती। बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन बेसिकली क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इसलिए होता है क्योंकि एक बार में हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि जो ह्यूमन के अंदर है डबल सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं कि 2 बार पास होता है एक बीट पे हार्ट के अंदर। सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन सिस्टमिक क्या होता है, द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, यानी कि बॉडी और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन चलता है उसको बोलते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन वो होता है जो लंग्स और हार्ट के बीच में चलता है, उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है, इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट कलरलेस, यानी कि ये क्या होता है, प्लाज्मा जैसे सिमिलर होता है लेकिन ये क्या होता है, कलरलेस भी होता है। इसके पास क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं। इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड जो एब्जॉर्ब फैट होता है उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। मेनली ये क्या काम करता है कि ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। जो सेल
के पार्ट्स होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है, और जो पैथोजेंस होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लिम्फ बेसिकली कहाँ से निकलता है? लिम्फ नोड से निकलता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, और सर्कुलेट होता है वो किसके थ्रू? कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट, यानी कि हार्ट के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। अब इसका एक पाथवे होता है, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसका पाथवे क्या है। लंग्स से ब्लड जा रहा है पल्मोनरी वेन्स में, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन से आता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है मेन आर्टरी, जिसको ओर्टा बोलते हैं। ओर्टा से जाता है बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर चला गया, अब बॉडी के अंदर से फिर जाता है वो मेन वेन में, यानी कि वेना केवा में। फिर वेना केवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। और फिर ये प्रोसेस वापस लंग्स से वापस हमारे किस में आता है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट के अंदर आता है, और यही सर्कल इसके अंदर चलता रहता है। और ये जो डायग्राम आपको शो हो रहा है, इस डायग्राम को भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि हार्ट का डायग्राम और ये जो डबल सर्कुलेशन वाला डायग्राम है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से आ सकता है, इनके पार्ट्स भी आ सकते हैं, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम क्या काम करता है? जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये यूनि डायरेक्शनल होता है, ये सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन करता है फूड का, मीन्स ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, वो ट्रांसलोकेशन करता है फूड का। और क्या होता है कि ये हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, ये लीव से बाकी प्लांट पार्ट तक जाता है। जाइलम के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर आते हैं। इसी तरीके से फ्लोएम के कुछ पार्ट होते हैं जिनमें हमारा सीवे ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, अब एनिमल्स में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? कि एक्सक्रीशन हमें पता है, एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और जिसमें क्या होता है, जो हार्मफुल वेस्ट होता है वो बॉडी से आउट, मीन्स बॉडी से बाहर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनके पास क्या होता है? उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं? एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के में क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा, यानी कि ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं, और ये डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी की जो एक्सक्रीटरी यूनिट होती है वो क्या होती है? जिसको हम फिल्टरिंग यूनिट भी बोलते हैं। फिल्टरिंग यूनिट क्या होती है? किडनी होती है। किडनी की फिल्टरिंग यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन की फिल्टरिंग यूनिट क्या होती है? ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें हमारा लेफ्ट रीनल आर्टरी, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट रीनल वेन, ऑर्टा, लेफ्ट यूरेटर, वेना केवा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आपको इसमें लोकेट कर रहे हैं, इनको लर्न कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है? यूरिन की फॉर्मेशन होती है कि जो हमारा यूरिन है वो 3 स्टेजेस से बनता है, मीन्स उसके फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेज होती है। वो क्या क्या होती है? फर्स्ट वन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस के थ्रू। फिर होता है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है ट्यूबुलर पार्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। उसके बाद क्या होता है कि वो सीक्रेट हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं जो हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। बात करते हैं यूरिन क्या होता है। यूरिन इज द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड दैट कंटेन्स यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम साल्ट्स एंड यूरोक्रोम प्रोडक्ट। अब ये क्या होते हैं? ये कुछ कंटेन करके रखता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह ये कंटेन करके रखता है, और ये बेसिकली क्या होता है? येलो इन कलर होता है। ठीक है, बात करते हैं रिमूवल ऑफ यूरिन की। यूरिन का रिमूवल कैसे होता है? यूरिन रिमेन्स स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure expand too much we can control the urge to urinate। अब क्या होता है
कि जो यूरिन का रिमूवल होता है, यूरिन हमारा इकट्ठा होता है किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। फिर जब एक स्पेसिफिक प्रेशर पे, यानी कि एक स्पेसिफिक प्रेशर क्रिएट करता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जिसमें क्या होता है कि उस प्रेशर पे हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं थ्रू यूरेथ्रा। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं किडनी डिसऑर्डर। किडनी डिसऑर्डर क्या होते हैं, जिसको हम किडनी फेलियर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किडनी प्रॉपर वर्क फंक्शन करना बंद कर देती है, किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, जिसको किडनी फेलियर भी हम बोलते हैं। तो इसके क्योर के लिए क्या करते हैं, इसके क्योर के लिए डायलिसिस होता है। डायलिसिस को हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, जिसमें हम इक्विपमेंट्स के थ्रू क्या करते हैं, जो ब्लड होता है ब्लड को फिल्टर करते हैं। और ये हमारा 1 वीक 2 वीक 1 मंथ 15 डेज इतने में डायलिसिस हमें कराना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। इट अकर्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट बाय देम ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस, यानी कि प्लांट्स के अंदर उनके पूरे लाइफ प्रोसेस में क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है। गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होता है, गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या फिर रेस्पायरेशन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ऑक्सीजन होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है। तो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और ये किसके थ्रू, ये होता है स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट पे लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, जो प्लांट के अंदर लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट आता है, जैसे क्या होता है, एक्सेस वाटर होता है, गम्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं किससे, प्लांट से, और ये स्टोमेटाज के थ्रू भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट। सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होता है, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड वेस्ट सब्सटेंस इन सेल वैक्यूल्स एंड टिश्यूज विच डेड सेल्स। दीज वेस्ट आर रिमूव्ड बाय ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स वगैरह गिर जाती है नीचे, पीलिंग ऑफ बार्क, बार्क जो होती है वो बाहर आ जाती है, वो बार्क निकल जाती है, और आते हैं इसमें कि जो फ्रूट्स होते हैं वो गिर जाते हैं नीचे। तो ये सब क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर। सम ऑफ द प्लांट वेस्ट आर यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमंस, यानी कि कुछ प्लांट का वेस्ट क्या होता है ह्यूमन के लिए, रबर हो गया, रबर के साथ साथ रेजिन्स हो गया, गम्स हो गया, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, ये क्या है, ये हमारे प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और जो हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो ये कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 6 और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10, जिसमें हम लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, अब एनिमल्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, नर्वस टिश्यू के थ्रू होता है। और नर्वस टिश्यू क्या होता है, बेसिकली नर्वस टिश्यू नर्व सेल का एक कंप्लीट नेटवर्क होता है जो इन्फॉर्मेशंस को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैरी करता है बॉडी के एक पार्ट से बाकी पार्ट्स तक। तो बात करते हैं अब न्यूरॉन क्या होता है, मीन्स नर्व सेल क्या होती है। दीज आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन कंप्राइजेज ऑफ डेंड्राइट्स, यानी कि डेंड्राइट से मिलके बने होते हैं, सेल बॉडी से मिलके बने होते हैं, एक्सॉन से मिलके बने होते हैं, और एक वर्ड आता है साइनेप्स। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, जो जो डेंड्राइट्स होते हैं वो एक्वायर करते हैं इन्फॉर्मेशन को। सेल बॉडी एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके पास, उसको ट्रैवल कराती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। और जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक सेल बॉडी से डेंड्राइट्स के पास, जो हमारे नेक्स्ट न्यूरॉन के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं साइनेप्स। अब साइनेप्स क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर नर्व इम्पल्स पासिज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। अब साइनेप क्या होता है, साइनेप गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो पास होते हैं। इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, यानी कि एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से ये जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इट इज़ एन इनवॉलेंट्री एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई दैट इज कंट्रोल्ड थ्रू द स्पाइनल कोड विया रिले न्यूरॉन। अब क्या होता है कि जो स्पाइनल कोड के थ्रू जो कंट्रोल होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होता है जिसमें हमें सोचने की नीड, मीन्स जिसमें हमें थिंकिंग की नीड नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे होता है जिसके थ्रू हमारा रिफ्लेक्स एक्शन
कंट्रोल होता है, यानी कि जिसके थ्रू हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कोज हो रहा है, ओकर हो रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्स आर्क होता है। अब रिफ्लेक्स आर्क को समझने के लिए हमें जो नीचे आपका फ्लो डायग्राम दिया गया है, इसको फ्लो चार्ट को समझना पड़ेगा कि कैसे रिफ्लेक्स आर्क वर्क करता है। सबसे पहले रिसेप्टर क्या होते हैं, ये सेंस करते हैं उस जो भी स्टिमुलस हुआ है। फिर आता है सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन जो भी उन्होंने सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन उनको लेके जाते हैं कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड के पास। और स्पाइनल कॉर्ड के पास क्या होता है, रिले न्यूरॉन होते हैं जो क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों को ज्वाइन करने का काम करते हैं। और फिर मोटर न्यूरॉन जो है मैसेज लेके जाता है किसके पास, इफेक्टर के पास। और इफेक्टर मसल क्या करती है, वो रिस्पॉन्स करती है उस स्टिमुलस का, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के दो टाइप होते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो इंक्लूड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। और सेकंड आता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो इंक्लूड करता है हमारा क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स को। अब क्रेनियल नर्व्स वो होती है जो हमारे डायरेक्ट ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो होती है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेन की। इट इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी विच इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू थिंक एंड टेक डिसीजंस। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सोच रहा है तो उसको सोचने के लिए जिस पार्ट का यूज़ करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन हमारा कुछ पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन आर थ्री पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। यानी कि ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड balloon that acts as a shock absorber and is enclosed in a bony cage known as cranium। यानी कि जो क्रेनियम है, क्रेनियम के थ्रू वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी हम बोलते हैं। क्रेनियम क्या करता है, क्रेनियम हार्ड कवरिंग होता है जो ऐसे जैसे हेलमेट काम करता है ना, कि हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है, सेम है जिसी तरीके से हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम, जिसको स्कल भी बोलते हैं। और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन के अंदर भरा रहता है। ठीक है, अब ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बात करें, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है, इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज specialized in hearing, smell, sighting, etc. It controls the movement of voluntary muscles, leg muscles, and the central associated with hunger is also located in it। अब क्या होता है कि फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का मेजर पार्ट होता है, और ये क्या करता है कि इसके अंदर सेरेब्रम होता है, और ये हमारे जैसे कि बहुत सारी वॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, वॉलेंट्री फंक्शंस कौन से होते हैं, बेसिकली वॉलेंट्री फंक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, मीन्स जिनको हम अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग उन फंक्शंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो कंट्रोल होते हैं, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन और वोमिटिंग, ये सब हमारे कंट्रोल होते हैं किसके थ्रू, मेड्यूला। और मेड्यूला किसका पार्ट होता है, हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम सेरेबेलम। सेरेबेलम इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। यानी कि जो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, वो कौन करके रखता है, सेरेबेलम रखता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। इट अकर विया इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स ऑफ कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। यानी कि उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं जिसके थ्रू वहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स, की प्लांट्स के अंदर सेंसिटिविटी कैसे होती है। इट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू डिटेक्ट चेंज इन वाटर कंटेंट एंड रिस्पॉन्डिंग बाय चेंजिंग देयर शेप सच एज स्वेलिंग और सिंकिंग ऑफ सेल्स। अब क्या होता है कि सेंसिटिविटी प्लांट्स भी सेंस करते हैं। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट क्या करते हैं, जैसे हम उसको टच करते हैं वो क्या होता है कि उसकी लीव्स क्या होती है, एकदम क्लोज हो जाती है, एकदम बंद जैसा हो जाता है वो। ठीक है, तो ये मीन्स हमारे प्लांट्स भी क्या करते हैं, सेंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं प्लांट्स मूवमेंट। अब प्लांट्स मूवमेंट कैसी होती है, इट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई एंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। यानी कि जो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है वो किसी भी स्टिमुलस को फेस करते हैं, और वो दो टाइप की होती है, ट्रोपिक और नास्टिक मूवमेंट। अब ट्रोपिक मूवमेंट क्या होती है,
दीज मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स अकर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो किसी भी डायरेक्शन में होती है जो स्टिमुलस हो रहा है। जैसे हमारा फोटोट्रोपिज्म यानी कि जो लाइट को सेंस करता है, जियोट्रोपिज्म यानी कि जो ग्रेविटी को सेंस करता है, हाइड्रोट्रोपिज्म जो वाटर को सेंस करता है, और कीमोट्रोपिज्म जैसे हमारा पोलन ट्यूब वगैरह ग्रोथ करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो वो किस में आता है, कीमोट्रोपिज्म आता है। तो ये कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट थी प्लांट्स के अंदर। बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट। अब नास्टिक मूवमेंट क्या होती है, दीज मूवमेंट्स अकर इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि ये हमारे इरिस्पेक्टिव होते हैं डायरेक्शन किसके, स्टिमुलस के। जैसे हमारा होता है ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स ऑन टचिंग इट। अब क्या होता है, जैसे ही टच मी नॉट प्लांट को हम टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स होती है वो पीछे की तरफ बैंड हो जाती हैं। तो ये कौन सी मूवमेंट आती है, ये मूवमेंट आती है हमारी नास्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इट इन्वॉल्व्स केमिकल कंपाउंड्स और हार्मोन्स दैट आर रिलीज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन के लिए जिन हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है तो उनको क्या बोलते हैं, हम केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो प्लांट्स हार्मोन क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट, यानी कि ये एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हॉर्मोन्स, इनको प्लांट हॉर्मोन्स को फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर कुछ मेन हॉर्मोन्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन का क्या काम होता है, ऑक्सिन सिंथेसाइज एट शूट टिप हेल्प्स इन सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, यानी कि ये शूट और रूट के टिप पे होता है और सेल को क्या करता है, लॉन्ग करने में हेल्प करता है। यानी कि बेसिकली अगर कहा जाए तो कह सकते हैं हम कि ऑक्सिन जो टिप्स होती हैं हमारे प्लांट्स की, तो उनको ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या होता है, जिब्रेलिन स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है और मेन वर्क ये भी होता है कि ये सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। अब जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, एब्सिसिक एसिड होता है वो क्या करता है, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है ग्रोथ को, यानी कि ग्रोथ को इनहिबिट, और जो हमारी विल्टिंग ऑफ लीव्स होती हैं उनमें काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड होता है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एब्सिसिक एसिड को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं हम एनिमल हार्मोन्स के। एनिमल हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, दीज आर chemical compounds or messengers secreted in small quantities by endocrine gland to coordinate their activities and growth, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, मीन्स जो डक्टलेस ग्लैंड होती है, वो क्या करती है, वो हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं, इनको हॉर्मोन्स बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, वो बॉडी के अंदर रेगुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड विच एक्ट एट डिस्टिंक्ट साइट on target organs. These include pituitary gland, thyroid gland, pancreas, adrenal gland, testes, ovaries। तो ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे ह्यूमंस के अंदर मिलती हैं। तो कुछ लिस्ट दी हुई है, देखिए अब इसमें पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं और वो उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो ग्लैंड्स में बात करते हैं सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, produces thyroxine hormone that regulate carbohydrate, protein and fat metabolism in the body, यानी कि थायराइड ग्लैंड क्या काम करता है, थायराइड ग्लैंड बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस एड्रेनलिन दैट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करने का काम कौन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन करता है, जो कहाँ होता है, जो रिलीज करता है एड्रेनल ग्लैंड, और ये कहाँ होता है, जस्ट किडनी के ऊपर होता है। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस इंसुलिन विच रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है, पेनक्रियाज करता है। नेक्स्ट आता है टेस्टिस। Testis produces testosterone required for development of male secondary sexual characteristics such as beard and mustache during puberty, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम मेल को मेल बनाने का काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है, और उसको रिलीज कौन करता है, टेस्टिस करता है। नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये HGH हार्मोन यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, जो क्या काम करता है, जो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है ओवरीज। ओवरीज प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट्स
मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हमारा एस्ट्रोजन करता है, और ये रिलीज कौन करता है? ओवरीज करता है इन फीमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकती हैं। जैसे आता है हार्मोनल डिसऑर्डर। हार्मोनल डिसऑर्डर क्या होते हैं? दे अकर व्हेन ग्लैंड्स मैल फंक्शंस एंड हार्मोन्स प्रोडक्शन इज अफेक्टेड, यानी कि हार्मोन प्रोडक्शन वगैरह अगर अफेक्ट होता है तो हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे आपका ड्वार्फिज्म, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी कि अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है? ड्वार्फिज्म होता है। गिगनेटिज्म, गिगनेटिज्म क्या होता है? अगर हमारा एक्सेसिव हार्मोन सिक्रेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? गिगनेटिज्म बोलते हैं। डायबिटीज़, डायबिटीज़ वो होता है जब हमारा जो इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है पैनक्रियाज के थ्रू, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर ये अनबैलेंस हो जाते हैं तो डायबिटीज़ हो जाता है। गोइटर, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजिंग लेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, यानी कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन का लेस सिक्रेशन होता है तो क्या हो सकता है? गोइटर हो जाता है, और ये किसकी वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टर्म आती है हमारी फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? इट इज़ द रेगुलेशन ऑफ अमाउंट एंड द टाइमिंग ऑफ हार्मोन सिक्रेशन सिंस द excess or deficiency of hormone has a हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। अब इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है इंसुलिन। अब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है जब हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो अप एंड डाउन होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है। ये कौन रिलीज करता है? हमारा पैनक्रियाज रिलीज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। तो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी कि सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को जो बर्थ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। Reproduction involves the creation of DNA copying that leads to variation and it serves as the basis for evolution, यानी कि evolution और जो वेरिएशन होता है वो किसकी वजह से आता है? डीएनए की वजह से आता है, और डीएनए ही जो हमारा हेरिडिटी यूनिट होता है और वही कैरेक्टर्स को कैरी करके ले जाता है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बेसिकली दो मोड होते हैं, कौन कौन? तो सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड इज कॉमन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी फिजन इन अमीबा, बर्डिंग इन हाइड्रा। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म की नीड होती है किसी नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ कराने के लिए। इसमें एग्जांपल आता है अमीबा का जिसमें बाइनरी फिजन होता है, हाइड्रा का जिसमें बर्डिंग होती है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला आता है फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? वो दो पार्ट में टूट जाते हैं, उसको क्या दो या दो से ज़्यादा पार्ट में टूट जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। अब फिजन भी दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी का मतलब दो, मीन्स जब कोई एक इंडिविजुअल सेल किस में टूट जाते हैं? दो पार्ट में टूट जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं। किस में मिलता है? अमीबा और लिशमेनिया में। मल्टीपल फिजन क्या होता है? इन इट पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मैनी आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। यानी कि जिसमें क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी इंडिविजुअल सेल में ब्रेकडाउन हो जाता है जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, तो ये किस में आता है? हमारा मल्टीपल फिजन में आता है। नेक्स्ट में बात करने वाले हैं हम बडिंग। अब बडिंग क्या होता है? इट इज इन दिस प्रोसेस अ डॉटर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड एट वन स्पेसिफिक साइट नोन एज बड which develops as an outgrowth due to repeated cell division on the parent body. When fully mature, it detaches from the parent body and become a new इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट एंड हाइड्रा। अब क्या होता है बडिंग में? एक बड स्मॉल बड निकलती है और वो क्या करती है? धीरे 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 ग्रोथ करती रहती है, और वो तब तक ग्रोथ करती है जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती, और जैसे ही वो मैच्योर होती है तो वो पेरेंट सेल से अलग हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होती है? रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ अ फुल्ली differentiated organism to give rise to new individual
ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, फॉर एग्जांपल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें उस ऑर्गेनिज्म के पास वो एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन मिलता है हमारा राइजोपस में, जिसमें क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर, और वो स्पोर्स हवा में फैल के क्या होते हैं कि वो जहाँ पे उनको न्यूट्रिशन मिलता है वहीं पे फिर वो ग्रोथ करने लग जाते हैं और वहाँ पे फिर वो नया प्लांट बनाने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मिलता है स्पाइरोगायरा में। इन इट द बॉडी ऑफ एन सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पीसेस अपॉन मैचुरेशन। यानी कि जब मैच्योर हो जाता है वो तो क्या होता है कि उसमें मैचुरेशन में 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में वो डिवाइड हो जाती है और फिर वो ग्रोथ करता है फिर एक अलग इंडिविजुअल के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? इन इट न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टेम, रूट्स एंड लीव्स अंडर appropriate conditions. These are two methods of vegetative propagation, natural and artificial. अब ये क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के वो यूज़ नहीं करते। यूज़ करते हैं तो क्या, जो हमारे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे कि स्टेम हो गया, लीव हो गए, रूट्स हो गए, उनका यूज़ करते हैं हम किसमें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। बात करते हैं एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एडवांटेज क्या क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की? प्लांट बियर्स फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर बाय दोज प्रोपेगेटेड सेक्सुअली। यानी कि जो हमारे सेक्सुअली प्रोपेगेट करते हैं तो उनसे पहले इसके ऊपर क्या आते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स आ जाते हैं। प्लांट विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स कैन प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ करा सकते हैं। ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। यानी कि जो हमारे नए प्लांट हैं वो जेनेटिकली सिमिलर हैं किससे, पेरेंट प्लांट से। अब इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो नेचुरल होता है वो रूट, स्टेम और लीव्स के थ्रू होता है, और जो आर्टिफिशियल होता है वो ग्राफ्टिंग, कटिंग और लेयरिंग, साथ साथ टिश्यू कल्चर से भी होता है। कटिंग क्या होता है, उसमें सिंपल हम स्टेम ले लेते हैं और उसको कटिंग करके हम ग्रोथ करा सकते हैं। लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग की उसी प्लांट की किसी प्लांट की जो ब्रांच होती है वो अर्थ को टच करती है तो वहाँ पे रूट्स निकल जाते हैं, फिर उसको कट करके नया प्लांट्स वो ग्रोथ कर सकता है। और जो हमारा ग्राफ्टिंग होता है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि उसमें जो प्लांट है, एक प्लांट में सीओन और एक प्लांट का स्टोक, यानी कि एक प्लांट का रूट वाला पार्ट, एक प्लांट का शूट वाला पार्ट, दोनों को आपस में कट करके उनको जॉइन करा देते हैं और फिर किसी थ्रेड से या फिर सोइल से या फिर टेप से क्या कर सकते हैं, उसको बांध देते हैं, टाई अप कर देते हैं, जिससे फिर वो जब ग्रोथ करते हैं वो एक नए प्लांट के रूप में ग्रोथ करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द टू सेक्सेस, यानी कि मेल और फीमेल दो अलग अलग होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। बोथ सेक्सेस प्रोड्यूस गैमेट्स, यानी कि इसमें क्या होता है, गैमेट्स भी प्रोड्यूस होता है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस होता है। मेल गैमेट को स्पर्म और फीमेल गैमेट को ओवा बोलते हैं। दस इट इन्वॉल्व्स टू मेजर प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि ये गैमेट्स के फॉर्मेशन और गैमेट्स के फ्यूजन में ये दो मेजर कंपोनेंट हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कि फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल, यानी कि उसके पास क्या होता है, सेपल, पेटल जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और पिस्टिल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कंसिस्ट करके रखता है। ठीक है, अब इसके लिए हम इसको समझना पड़ेगा कि ये जो फ्लावर है, फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। अब पिस्टिल के पास क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा क्या करते हैं, स्टिग्मा स्टिक के पार्ट होता है जिसके ऊपर आगे पोलन ग्रेन्स बैठ जाते हैं। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल वो एक कैनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब जाती है और वो किस में मिलती है, ओवरी में जाती है, किसके साथ, वो फ्यूज हो जाती है हमारे ओव्यूल के साथ। तो ये हो गया हमारा पिस्टिल जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो एंथर हमारा वो होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स मैच्योर होके वो क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स मेल गैमेट्स को कैरी करके लेके जाते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का होता है वहाँ तक, और फिलामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं पोलिनेशन। अब ये पोलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज
टर्म एज पोलिनेशन। ये पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स का दूसरे फ्लावर या उसी फ्लावर के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, वहां तक जाना हमारा क्या होता है? पोलिनेशन होता है। ये दो टाइप का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। इफ द पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पोलिनेशन। यानी कि अगर पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा से जाके अटैच हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। और अगर वो डिफरेंट फ्लावर से जाके अटैच होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, इनके थ्रू ये पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ जाता है, जिससे क्या होता है कि पोलन ट्यूब निकलती है, और वो जो पोलन ट्यूब होती है वो स्टाइल के थ्रू ओवरी तक जाती है, जहाँ पे वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होते हैं जो हमारे मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फिर बाद में जाइगोट बनता है, और फिर फर्दर वही डेवलपमेंट होती है जिससे एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से फिर जो ओव्यूल होता है वो हमारा सीड बनता है, और जो ओवरी होता है वो क्या बनता है? वो बनता है फ्रूट। फ्रूट का जो फ्लपी पार्ट होता है वो कौन बनता है? ओवरी बनता है। और जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो झड़ जाते हैं उससे, वो प्लांट से जो फ्लावर है, फ्लावर के बाकी पार्ट्स उससे हट जाते हैं। कुछ के पास अटैच होते हैं, जैसे कि ब्रिंजल हो गया, उससे वो अटैच होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस कि ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इन ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन अकर ओनली आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर हो सकता है, जिसमें हमारे क्या होते हैं? दो मेल और फीमेल इंडिविजुअल होते हैं, और उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इस कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वास डिफरेंस, पेनिस, यूरेथ्रा एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, जिसको बोल सकते हैं हम यूटेरस एंड वजाइना। तो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? आफ्टर कोपुलेशन द स्पर्म्स रीचेज द फैलोपियन ट्यूब वेयर द ओवम इज प्रेजेंट एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ जाइगोट which starts dividing for a period of 9 months called a गैस्टेशन पीरियड। अब क्या होता है कि ये हमारा गैस्टेशन पीरियड होता है, जिसमें हमारा जो स्पर्म है वो फ्यूज़ करता है ओवा के साथ, और कहाँ पे करता है? जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पे करता है। देन a strong rhythmic muscular contraction in the uterus leads to चाइल्ड बर्थ। अब क्या होता है कि जो गैस्टेशन पीरियड होता है उसके बाद चाइल्ड बर्थ होता है। द एम्ब्रियो और जाइगोट गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्लेसेंटा क्या होता है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि प्लेसेंटा वो टिश्यू होता है जो क्या करता है? जो फीड अप करता है किसको? जो बेबी होता है उसको मदर वोम्ब के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं मैंसुरेशन। मैंसुरेशन क्या? इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस देन द प्रोसेस ऑफ मैंसुरेशन ऑकर इन फीमेल। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो क्या होता है कि फीमेल के अंदर मैंसुरेशन होता है। इट इज़ द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ द थिक स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ यूटेरस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। यानी कि वेजाइनल ब्लीडिंग के फॉर्म में जो वाल्स होती है हमारी यूटेरस की, तो उसको वो बाहर निकाल देता है। This cycle takes place every month or at a regular interval of 28 days and usually last for about 2 to 8 days। अब ये क्या होता है कि 2 to 8 days तक ये होता है, और ये रिपीट करता है कब? ये एवरी 28 डेज इंटरवल के बाद क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? इट इज़ द स्टेज दैट मार्क्स the end of menstruation in women at the age of 45 to 50। after this age the ovaries do not release egg। अब क्या होता है? मेनोपॉज वो स्टेज होती है जहाँ पे ओवरीज एग रिलीज नहीं करती, और वहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। फिर आता है हमारा मेनार्स। मेनार्स क्या होता है? मेनार्स जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे ओवरीज एग रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं, और एग रिलीज स्टार्ट करने के साथ साथ वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? मेनार्स बोलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल क्या होता है? अ नंबर ऑफ मेथड और टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल प्रेगनेंसी। दीज मेथड्स आर, यानी कुछ मेथड्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। जैसे हमारा बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड में क्या क्या आते हैं? बैरियर मेथड में कॉन्डोम्स, डायाफ्राम, इंट्रा यूटेराइन और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आती हैं। और केमिकल में जैसे कि हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ गई, वेजाइनल पिल्स आ गई। सर्जिकल में वास्केटमी और ट्यूबेक्टमी होती है। वास्केटमी क्या होता है? वास्केटमी में हम वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं मेल्स के अंदर, और ट्यूबेक्टमी फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं फीमेल्स के अंदर। तो ये बर्थ कंट्रोल के कुछ मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो एसटीडीज होती है वो क्या होती है? दीज आर डिजीज विच स्प्रेड बाय सेक्सुअली कॉन्टैक्ट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होती है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। द मोस्ट कॉमन वंस आर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया, सिफिलिस एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज जेनाइटल वार्ड्स एंड HIV एड्स। तो ये कुछ इन्फेक्शन थे जो हमारे STDs के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ही होती हैं। ये सिर्फ सेक्सुअल मेथड से ही ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। An important benefit in the use of condoms is that it protects a person from STDs। यानी condoms का यूज़ करके हम STDs से अपने आप को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। और बेसिकली क्या होते हैं? पेरेंट्स से वो ऑफ स्प्रिंग्स में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। अब इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं? दीज आर ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि जो ट्रेड्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। दे आर ट्रांसफर्ड टू द प्रोजनी एंड आर हेल्पफुल इन इवोल्यूशन। यही हमारी किस में होते हैं? इवोल्यूशन में भी हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हमारा कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आई, कलर ऑफ हेयर। तो ये कुछ ट्रेड्स होते हैं जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, यानी कि मेंडलिज्म के बारे में बात करते हैं, जो हमारा ट्रेड्स का इनहेरिटेंस होता है। जो ग्रेगोर जॉन मेंडल थे उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था और पी प्लांट के ऊपर ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हेरिडिटी वर्क करता है और किस तरीके से जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। मेंडल को हम ग्रेगोर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया था और इन्होंने बताया था कि जेनेटिक्स क्या होता है और जो हेरिडिटी होता है, कैरेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं। तो इनका एक मेन रोल रहा है हमारा हेरिडिटी के अंदर। तो इन्होंने ही बताया था कि कुछ कैरेक्टर डोमिनेंस होते हैं, कुछ कैरेक्टर सेग्रीगेट करते हैं, कुछ कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। तो ये इसीलिए हम मेंडल को क्या बोलते हैं? इसीलिए हम ग्रेगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेगोर जॉन मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया था? गार्डन पी प्लांट को ग्रेगोर जॉन मेंडल ने चूज़ इसलिए किया था क्योंकि वो क्या होता है? सेल्फ पोलिनेटिंग होते हैं, वो इजीली अवेलेबल होते हैं, उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इजीली शो हो जाते हैं, और उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। तो इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद प्योर वैरायटी ऑफ प्लांट्स, द फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन इन F2 जनरेशन इज 3:1। यानी कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या कर सकते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम कोई भी दो कैरेक्टर ले सकते हैं, जिसमें टॉल और ड्वार्फ प्लांट को हम ले सकते हैं। जिसमें क्या होगा कि जो टॉल प्लांट होगा वो टॉल प्लांट को हम कैपिटल टी से, और जो ड्वार्फ प्लांट होगा उसको हम स्मॉल टी से शो कर सकते हैं। फिर उसको क्रॉस कराते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में ऑल क्या होंगे? टॉल आएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन यानी कि F2 जनरेशन होगा, F2 जनरेशन में क्या रेशो आएगी? हमारी फिनोटिपिक रेशो 3:1 आएगी, जिसमें 3 क्या होंगे? टॉल होंगे, और 1 क्या होगा? ड्वार्फ होगा। और जो हमारा जीनोटिपिक रेशो वो क्या आएगी? 1:2:1 आएगी, यानी कि जिसमें क्या होगा? 1 प्योर टॉल होगा, जिसमें 2 हमारे मीन्स 2 हमारे क्या होंगे?
मिक्स टॉल होंगे और 1 क्या होगा हमारा प्योर ड्वार्फ होगा। तो ये हो गया हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस और इसमें बताया मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेते हैं और उसकी जो फिनोटिपिक रेशो होती है वो 9:3:3:1। जैसे इसमें हम पेरेंट्स राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन ले सकते हैं। उनके जो गैमेट्स होंगे वो हमारे राउंड और येलो के कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और जो हमारा रिंकल्ड और ग्रीन होगा उसका स्मॉल आर और स्मॉल वाई होगा, जिसमें F1 प्रोजेनी में क्या होगा वो हमारे मिक्स होंगे। और जैसे हम F2 प्रोजेनी में उनका क्रॉस कराएंगे तो हम क्रॉस करा के हम देख सकते हैं कि उनकी रेशो किस तरीके से आ रही है, कि उसमें हमारे जो 9 हैं, 9 हमारे राउंड और येलो आ रहे हैं, जो 3 हैं 3 हमारे राउंड और ग्रीन आ रहे हैं। अब 3 हैं वो हमारे रिंकल्ड और येलो आ रहे हैं, और जो 1 है वो हमारे क्या आ रहे हैं, रिंकल्ड और ग्रीन आ रहा है। तो ये रेशो मिलके हमें क्या बनाती है, रेशो बता रही है हमें 9:3:3:1। तो ये क्या होती है, फिनोटिपिक रेशो होती है डाई हाइब्रिड क्रॉस, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट आर आइदर इन्वायरमेंटल, जैसे टर्टल के अंदर क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, मीन्स टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो मेल और फीमेल बनेगा। और वो जेनेटिक्स भी होते हैं जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर होते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो मेल होता है, मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, और जो फीमेल होती है, मेल के पास एक्स और वाई होता है और फीमेल के पास और एक्स होता है। तो अगर इनका हम क्रॉस कराएं तो क्रॉस करा के वहाँ पे देख सकते हैं कि 50% हमारी गर्ल्स और 50% हमारी बॉयज़ के बनने के चांसेस होते हैं। बेसिकली ये डिपेंड होता है हमारा मेल के ऊपर कि वो गर्ल बनेगी कि वो बॉय बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। इन ह्यूमन बींग्स द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइन जेनेटिकली, यानी कि ह्यूमंस के अंदर जेनेटिकली डिपेंड होता है कि जो इंडिविजुअल है उसका जो सेक्स होगा वो क्या होगा। दीज आर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम एलोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेल्स हैव एन इम्परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम दैट इज XY, यानी कि XY क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है जो मेल के अंदर होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, परफेक्ट पेयर होता है जो हमारा XX क्रोमोसोम होता है। इन अ वुमेन ऑल एग्स कैरी ओनली X क्रोमोसोम, यानी कि वुमेन के अंदर सभी एक्स क्या कैरी करते हैं, X क्रोमोसोम को कैरी करते हैं। सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म विच फ्यूजेज विद द एग, यानी कि वो डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर कि वो जो एग के साथ फ्यूज कर रहा है। इफ द स्पर्म कैरीज X क्रोमोसोम्स अ गर्ल चाइल्ड विल बी प्रोड्यूस, यानी कि अगर वो X क्रोमोसोम कैरी करके जा रहा है तो क्या होगा, एक गर्ल चाइल्ड ही बनेगी। लेकिन अगर वो Y क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है और Y क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होगा तो क्या होगा, वो बेबी बॉय बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होगा हेरिडिटी चैप्टर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं हम। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करने वाले हैं अवर इन्वायरमेंट, कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है इसके बारे में। ये मोस्ट इजी चैप्टर है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और इसमें कॉन्सेप्ट भी बड़े इजी हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम हमारा वो है जो बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट को कंटेन करके रखा हुआ है, और उनके बीच में जो इंट्रैक्शंस है कि ऑर्गेनिजम्स का, मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग का जो इंट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। और जो लिविंग कंपोनेंट जैसे ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिज्म, स्नेक, ईगल, वोल्फ, फ्रॉग, बटरफ्लाई, ग्रासहोपर्स, ग्रास, ये सब क्या होते हैं, हमारे लिविंग कंपोनेंट होते हैं। तो बात करते हैं कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सा होता है, नेचुरल जैसे कि हमारा टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, जैसे कि डेजर्ट हो गया, लैंड हो गया, ग्रास लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं। और एक्वेटिक क्या होते हैं, एक्वेटिक वो होते हैं जो पानी से रिलेट करते हैं, जैसे कि पॉन्ड, लेक और मैराइन, तो ये क्या हो गया हमारा एक्वेटिक। तो ये हमारे कुछ टाइप थे नेचुरल इकोसिस्टम के, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जो हमारा ह्यूमन के सपोर्ट के बिना ही अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं। और आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल वो होता है जो क्रिएट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है ह्यूमन के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। जिसमें हमारा एक्वेरियम आता है, बोटनिकल गार्डन आता है, पार्क्स आते हैं, तो ये क्या आ गया हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आ गया। तो बात करते हैं
बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे हमारा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, जैसे प्लांट्स, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कंज्यूमर बोलते हैं। और डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो उस मैटर को ख़त्म करने का काम करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं फूड चेन। अब फूड चेन क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर एंड is itself eaten by another organism to transfer energy. It helps to understand the food relationship and interaction among various organisms in an ecosystem. Each step of food chain is called trophic level. फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चैन इज़ यूनिडायरेक्शनल। अब क्या होता है कि जो फूड चैन होती है, फूड चैन हमारी वो चैन है जो हमें शो कर रही है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है और किसी ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन होता है। और ट्रॉपिक लेवल हमें ये दिखाता है कि इस ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर किस तरीके से डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, फूड वेब होता है अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब। यानी कि जो फूड वेब होता है उसके अंदर बहुत सारे फूड चैन होती हैं और वो आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्शन करती हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि फूड वेब क्या होता है और उसके अंदर कितने सारी फूड चैन आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम 10% लॉ। अब 10% लॉ क्या कहता है, 10% एनर्जी लॉ कहता है कि जो एनर्जी फ्लो करती है वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो क्या होता है कि वो 10% ही जाती है। जैसे एक एग्जांपल है, ग्रास के अंदर हमारे 10,000 जूल है, तो ग्रास ओवर कितने ऑब्टेन करेगा, 1000 जूल करेगा। फ्रॉग ऑब्टेन करेगा 100 जूल और जो स्नेक होगा वो ऑब्टेन करेगा 10 जूल। तो ये एक पूरी हमारी क्या है, ये एक पूरी फूड चैन है और जो दिखा रही है हमारी 10% लॉ ऑफ एनर्जी, जो हमारा एनर्जी फ्लो को शो कर रहा है। और वो एनर्जी कितना, एनर्जी सिर्फ 10% ही ट्रैवल कर रही है। बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, it is an increase in the concentration of harmful chemical like pesticide in the body of an organism per unit mass at each successive trophic level in a food chain। यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये होता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड वगैरह यानी कि हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो आ जाते हैं और वो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है, तो वो क्या होते हैं, हमारे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन होके और वापस ऑक्सीजन के साथ मीन्स जो ऑक्सीजन आयन बना है वो ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या बनाता है, O3 बनाता है। तो वो क्या होता है, हमारा ओजोन होता है। ये यूवी रेडिएशंस के थ्रू भी हो सकता है। जो हमारा जब जब यूवी रेडिएशंस O2 को स्ट्राइक करती है तो वो क्या कर सकते हैं, वो उसको आयन्स में तोड़ देता है। फिर वो ओ आयन किसके साथ रिएक्ट करता है, O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ओजोन बनाता है। ठीक है, और ये हमें क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किससे, जो यूवी रेडिएशंस होती हैं। और कमाल की बात है, ये हमारे लिए यूज़फुल भी है, साथ साथ ये हार्मफुल भी है। ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है जो लगभग 12 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। और अगर ये हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाए तो ये पॉइजनस गैस भी हो सकती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, इट रेफर्स टू थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर गेट्स डिप्लीटेड ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एरोसोल, स्प्रे propellants like chlorofluorocarbons, oxides of nitrogen, मीथेन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये कुछ इस तरीके के केमिकल्स है जिनका यूज़ करके हम ओजोन को डिप्लीट करते जा रहे हैं। मीन्स ओजोन को इतना हार्म कर रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, उसका जो साइज़ है वो थीन होता जा रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं वेस्ट के बारे में। वेस्ट हमारा क्या होता है, वेस्ट अनयूजुअल सब्सटेंस होता है जो यूजफुल नहीं होता। ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट और वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं, द वेस्ट मटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ
क्रिएशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो हमारा बैक्टीरिया वगैरह का उसको क्या कर सकते हैं, उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे गार्बेज हो गया, सीवेज हो गया, लाइव स्टॉक वेस्ट हो गया, ये किसमें आता है, हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आता है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो क्या होता है, द वेस्ट मटीरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के थ्रू क्या नहीं होता, वो डिग्रेड नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता। सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन बैग्स हो गया, सिंथेटिक फाइबर्स हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन नेल्स हो गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो गया। तो ये क्या है हमारे, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, सम मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल मे बी बायोगैस प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कंपोजिटिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूज, लैंडफिल एंड इंसिनरेशन। इंसिनेशन क्या होता है कि इंसिनेशन बड़े, तो इन मेथड का हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिस्पोजेबल वेस्ट होता है उसको ख़त्म कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम उस एनर्जी भी रिलीज़ आउट कर सकते हैं क्योंकि इसके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तो ये हमारे यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है बायोलॉजी क्लास 10 की बायोलॉजी में। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करने की।